हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जीके जीएस की ये 12वीं प्रैक्टिस सेट है। आशा है कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छी लगेगी और पिछली 11 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाकर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट छापना है कि राष्ट्रपति शासन लागू कौन करता है। तो यहाँ पे बता दें कि राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। तो यहाँ पे बता दें कि जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में जो कथन गलत है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों, ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। साथियों, ये जो है बिल्कुल गलत कथन है। साथियों, आपको बता दें कि आर्टिकल 67 ख के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा जो है इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। इसमें दोनों सदनों का इसमें जो है वो प्रस्ताव नहीं रहता, इसलिए केवल राज्यसभा में इनके हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, इसलिए ये कथन गलत है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डैश संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी संस्था है जो संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा जो है संवैधानिक संशोधनों को साथियों राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है। साथियों, राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में कोई भी विधेयक जो है पारित किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे लोकसभा भी होगा और राज्यसभा होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112A के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि वार्षिक आय तथा व्यय का वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय। साथियों, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, साथियों कोई भी, चाहे वो वित्त विधेयक हो या कोई वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट हो, उसको राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही सदन के पटल पे जो है उसको रखा जाता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। साथियों, यहाँ पे बताना है किस प्रकार का जो बाजार है वो कीमतों पर नियंत्रित रखने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्पर्धा। साथियों, जब कोई पूर्ण स्पर्धा, जहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो वो जो है बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत विरोधाभास पाया जाता है, इसलिए वहाँ बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृतिक
फल उत्पादों जैसे कि डिब्बाबंद फलों के पेय पदार्थों, फलों की जैम, क्रश और स्क्रैच, आचार, निर्जलित फल उत्पादों और फलों के आर्क पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार डैश का चिन्ह या मार्क होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे साथियों खाद्य पदार्थ पर कौन सा मार्क होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा FPO। FPO जो है मार्क भारत में बेचने जाने वाले सभी प्रसंस्कृतिक फलों उत्पादों पर साथियों लगाया जाता है। ये FPO मार्क सुनिश्चित करता है कि जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित है। साथियों जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी FPO। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा। मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। साथियों यहाँ पे बताना है कि जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साथियों आपको बता दें कि मौलिक अधिकार की बात करें तो ये संविधान के भाग 3, साथियों संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है मूल अधिकारों का। इसलिए यहाँ पे जो मौलिक अधिकार की अवधारणा है वो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। साथियों यहाँ पे बता दें, यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन और करना है, जिसमें सी हो जाएगा आर्टिकल 32 और डी कर लेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद 46। तो साथियों यहाँ पे बताना है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी के द्वारा उसका हनन किया जा रहा है, तो न्यायालय के समक्ष हम किस अनुच्छेद के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथियों आर्टिकल 32 में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है एक रिट जारी करती है, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों यहाँ पे बताना है कि 1 जूल लगभग डैश के बराबर होता है। साथियों आपको बता दें कि 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों 1 जूल कैलोरी जो ऊष्मा ऊर्जा को व्यक्त करने वाला जो है ये मात्रक होता है, इसलिए आपको बता दें कि 1 जूल जो है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है। साथियों यहाँ पे बताना है कि पानी का घनत्व इन 4 विकल्पों में सर्वाधिक कहाँ होता है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो साथियों सर्वाधिक होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश की जो तीव्रता को मापने वाला यंत्र है उसे क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें कि उसे कहा जाता है ल्यूसीमीटर। साथियों ल्यूसीमीटर के माध्यम से प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ल्यूसीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर। साथियों प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है। साथियों आपको बता दें कि जो
प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर है। यहाँ सिग्नल जो है ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है यहाँ पे सिग्नल प्रेषित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई है। साथियों किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोल। मोल जो है वो किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई होती है। साथियों आपको बता दें कि यह एक जो है यसाई मात्रक होता है, यह एक यसाई मात्रक होता है और एक मोल की संख्या लगभग 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तो जो किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई है तो यहाँ पे मोल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है। तो जड़त्व का माप की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान। साथियों द्रव्यमान अर्थात मास की बात करें तो मास जो है ये जड़त्व का माप होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रेन की गति डैश का एक उदाहरण है। साथियों बताना है कि जब एक ट्रेन कोई गति से चलती है तो वो गति के कौन से के उदाहरण है, तो गति का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रूपांतरण गति। साथियों वह एक रूपांतरण गति है। आपको बता दें कि एक सरल रेखा में लगातार समय के साथ स्थान परिवर्तन करने वाली वस्तु की गति को जो है वो रूपांतरण गति या स्थानांतरण गति कहते हैं। रूपांतरण गति या स्थानांतरण गति के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरण गति। हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि एक कार की एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ है। साथियों बताना है कि एक कार की जो एक समान गति के लिए वेग ग्राफ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा जब एक वेग ग्राफ से चलती है तो वहाँ पे एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो इस सीरीज को लाइक कीजिएगा और जो भी साथी आपकी बीपीएससी हेडमास्टर बीपीएससी TRE 3.0 की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा। साथियों यदि हमारे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ साथियों। थैंक यू साथियों। जय हिंद।